अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। सबसे पहले जिक्र दस्तक की उन स्टोरीज का जिन पे आज देंगे दस्तक। ईद पर शहरियों के साथ साथ कोरोना वायरस को भी खुली छुट्टी। पहले लॉकडाउन, फिर जुज़वी लॉकडाउन और अब स्मार्ट लॉकडाउन। मगर कौन है जो लॉक है? क्या ईद के बाद सख्त लॉकडाउन की तजवीज़ ज़ेरे गौर है? एक जानिब कोरोना शिकार करने को बेकरार तो दूसरी जानिब सियासी वार, सियासत और एहतसाब बिला तातुल जारी। मगर क्या एहतसाब वाकई गैर जानिबदार है या ऑपोजिशन ठीक बरसरे पेकार है? और फिर रमजान मुबारक की 27वीं शब, रियासत मदीना के बाद दूसरी इस्लामी नजरियाती ममलकत का कयाम। आज़ादी कितनी बड़ी नेमत और गुलामी कितनी बड़ी मुसीबत है, बताएंगे आज के दस्तक में। आज से 1-1.5 माह पहले लॉकडाउन के बायस मुल्क भर की आबशाराहें वीरान पड़ी थीं। मगर लॉकडाउन में नरमी और हालिया रियायतों के बाद लाहौर और कराची समेत मुल्क की अहम शाहराहों पर ट्रैफिक जैम दिखाई दे रहा है। शायद यही वजह है कि लाहौर और कराची जैसे बड़े शहर, जहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो लॉकडाउन के दिनों में सड़कों पर ट्रैफिक की कमी और फैक्ट्रियों की बंदिश के बायस कदरे बेहतर और आसमान फिर से नीला दिखाई दे रहा था, अब एक बार फिर खराबी की जानिब गामजन है और आसमान पर फिर से आलूदगी के बादल छाने लगे हैं। सबसे पहले आपको लॉकडाउन से पहले शहर के चंद मनाजिर दिखाते हैं। लाहौर शहर के मनाजिर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। सड़कें वीरान हैं, आबो हवा खुशगवार है, परिंदे चहक रहे हैं और कुदरत की सांसें जैसे चलती हुई दिखाई दे रही हैं। ये तो है लॉकडाउन के दौरान के मनाजिर कि किस तरह सड़कें वीरान हैं, कैसे कुदरत अपने आप को रीस्टोर कर रही है, रीबूट कर रही है। अब आपको हालिया चंद दिन के मनाजिर दिखाते हैं। सड़कों पर ट्रैफिक जैम और मार्केटों में शदीद रश। यूं लगता है कि जैसे कुदरत का हुस्न एक बार फिर से गहनाने और कड़ा वक्त देने के लिए लोग एक बार फिर जोक दर जोक सड़कों पर है। जहां नेचर एक बार फिर मुश्किल में है, वही कोरोना वायरस की मुश्किल अब आसान हो गई है, क्योंकि अब वार करने को शिकार बआसानी दस्तयाब है। मार्केटें और शॉपिंग सेंटर्स खुले हैं, ट्रांसपोर्ट और ट्रेन सर्विस बहाल हो चुकी है और सोने पर सुहागा ये कि ईद की छुट्टियां और छुट्टियों में कोई रोक टोक नहीं होगी। सिंध के वजीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि शब कदर, जुमतुल विदा और नमाज ईद के इज्तिमात की इजाजत देने का फैसला किया है। कराची में दीगर सूबाई वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नासिर हुसैन शाह ने कहा कि आज यानी 20 मई को वफाकी हुकूमत को जो नोटिफिकेशन मिला है, तमाम सूबे उस पर अमल करेंगे। उन्होंने कहा कि उलमाए कराम की जानिब से इत्तफाक करदा 20 नकाती तरीक़ाकार पर अमल किया जाएगा और नमाज ईद और जुमतुल विदा के इज्तिमात मुनक्किद होंगे। नासिर हुसैन शाह ने वफाकी हुकूमत पर बार बार इल्ज़ाम आयद किया कि वफाकी हुकूमत कहती है कि लॉकडाउन का बहुत फ़ायदा हुआ, लेकिन फिर इसकी मुखालिफत भी करता है। जब भी कोई सिंध गवर्नमेंट ने फैसला लिया, लॉकडाउन की बात हो या दीगर जो भी स्टेप्स थे, हमने सबको ऑन बोर्ड रखा। कम से कम इस कोविड-19 के इशू पर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। लोगों को मिलने जुलने की या मजमा लगाने की इजाज़त किसी न किसी तरह से मिल गई हो, तो फिर मैं नहीं समझता कि ये जायज़ बात होगी कि मसाजिद में या ईद उल फितर की नमाज पर मज़ीद सख्तियाँ करें। लिहाजा उलमाए कराम से हमारी गुजारिश है, उन्होंने पहले भी बहुत ज़्यादा ताउन किया है हुकूमत के साथ, बहुत ज़्यादा ताउन किया है उन्होंने। हमारी गुजारिश होगी उलमाए कराम के साथ भी और शहरियों से भी कि वो ईद उल फितर की नमाज में भी, जुमतुल विदा की नमाज में भी, दीगर जो 5 वक्त की नमाज़ें होती हैं उसमें भी, नमाज तरावी में भी, और जो ज़ाहिर ताक़राते हैं जो आज से भी लोग इबादत पहले से भी कर रहे हैं लेकिन आज बड़ी तादाद में शहरी जाएंगे, उन तमाम इबादत में SOPs को फॉलो करें। एक जानिब पाकिस्तान में शहरियों और वायरस को खुली छुट्टी है, तो दूसरी जानिब कुछ इस्लामी ममालिक ऐसे हैं कि जहां ईद की छुट्टियों में कर्फ्यू का समा होगा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने ईद की छुट्टियों के दौरान 23 से 26 मई तक मुल्क भर में 4 दिन का कर्फ्यू लगा दिया है। इससे कबल 31 सूबों में कर्फ्यू के नफाज का ऐलान किया गया था, लेकिन ईद के दौरान मुल्क के तमाम 81 सूबों में कर्फ्यू लगेगा। इसी तरह तुर्क से कबल सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात में भी ईद उल फितर के मौके पर मुकम्मल कर्फ्यू नाफिज करने का ऐलान हो चुका है ताकि वायरस के फैलाव को रोका जा सके। यानी तुर्की के बाद सऊदी अरब भी कुछ ऐसी हिकमत अमली पर गामजन है। मिस्र ने भी 24 मई से 6 दिन के लिए ईद की छुट्टियों की वजह से मुल्क गिर लॉकडाउन नाफिज करने का ऐलान किया है, जबकि कुवैत पहले ही 10 से 30 मई तक 20 दिन के मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान कर चुका था। उर्दन में ईद के पहले दिन अवाम की नकलो हरकत पर पाबंदी आयद की गई है। अलबत्ता इसके बाद बकिया दिनों में अवाम को अपनी गाड़ियों को हिफाजती इकदाम के साथ घूमने की इजाज़त होगी। कतर ने 30 मई तक बेशतर तजारती सरगर्मियां मुअत्तल करने समेत कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के सिलसिले में कई नए इकदाम का ऐलान किया है। हुक्काम ने ऐलान किया है कि ईद की ऐलान करदा छुट्टियों के दौरान खाने पीने और केटरिंग शॉप्स, फार्मेसीज, रेस्टोरेंट्स की डिलीवरी सर्विसेज और कुछ दीगर ज़रूरी खिदमात के अलावा तमाम तर दुकानें बंद रखी जाएंगी। ताहम
सबसे सख्त लॉकडाउन का ऐलान ओमान ने किया है, जहां ईद की छुट्टियों के दौरान कवानीन की खिलाफ वर्जी और घरों से निकलने पर लोगों पर जुर्माना और जेल की सजा भी दी जाएगी। अब अगर पाकिस्तान के सूबे पंजाब की बात की जाए तो इस वक्त जिला लाहौर सबसे ज्यादा मुतासर दिखाई देता है, जहां रिपोर्ट होने वाले केसेस और अमवात दीगर अजला की निस्बत ज्यादा हैं। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद पहले ही कह चुके हैं कि लाहौर वायरस के हवाले से पंजाब का एपी सेंटर होगा। ये लाहौर इज़ गोइंग टू बी एन एपी सेंटर, लेकिन कुछ हमारे ऐसे अजला भी हैं जिसमें केसेस जो हैं बहुत कम हैं। लाहौर समेत पंजाब में खतरा तो बरकरार है, मगर क्या लॉकडाउन बरकरार है या नहीं है? अगर केसेस बढ़ते हैं तो क्या हुकूमत तैयार है? क्या ईद के बाद फिर से सख्त लॉकडाउन की तजवीज़ ज़ेरे गौर है? इसी पर बात करेंगे। इस वक्त तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुसर्रत साहब आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि हालिया जो लॉकडाउन में नरमियाँ की गई हैं और फिर रियायतें दी गई हैं, उसके बाद खुसूसन पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर की सड़कों पर बहुत रश दिखाई दे रहा है, मार्केटें खचाखच भरी हुई हैं। तो क्या वो जो स्मार्ट लॉकडाउन जिसका तसव्वुर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने दिया था, जिसको बकौल वफाकी वज़ीर मुराद सईद अमेरिका की रियासत न्यूयॉर्क भी फॉलो कर रही है, क्या वो स्मार्ट लॉकडाउन अमली तौर पर ख़त्म हो चुका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया रेहान। बेसिकली स्मार्ट लॉकडाउन बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ। स्मार्ट लॉकडाउन की डेफिनेशन ये है कि जिन एरियाज के अंदर कोरोना पेशेंट्स पाए जाते हैं, ज़्यादा तादाद में है, उन तमाम इलाकों को हमने कंप्लीटली लॉकडाउन किया हुआ है। और वो पंजाब भर के मुख्तलिफ इलाके हैं। और इसका कॉन्सेप्ट इसकी खूबसूरती ये है कि इसमें आप बजाय इसके कि पूरा का पूरा शहर बंद कर दें, आप उस एरिया को बंद करें जहां पे कोरोना पेशेंट मौजूद है, और जहां पे मौजूद नहीं है वहां पे हमने रिलैक्स किया है। बिल्कुल ठीक है, वो कॉन्सेप्ट बड़ा खूबसूरत है। सॉरी कता कलामी के लिए माज़रत, कॉन्सेप्ट बहुत खूबसूरत है। ये बताइएगा कि लाहौर के वो कौन कौन से इलाके हैं जो इस वक्त कंप्लीट लॉकडाउन में हैं? देखिए, वो पूरे पंजाब में है, खाली लाहौर में नहीं है। लेकिन अगर आप लाहौर की बात करें तो मैं अपने हल्के की बात करूं कि रेलवे के कुछ यूनियन काउंसिल, मुगलपुरा का कुछ इलाका और इस तरह और बहुत सारे इलाके हैं। लेकिन वो जहां पे फिर कोरोना पेशेंट जो मौजूद थे, अगर वो नेगेटिव हो जाते तो उन इलाकों को भी आहिस्ता आहिस्ता ईज आउट कर रहे हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखिए, हमें कोरोना के साथ रहना सीखना है। जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको अब हमने स्मार्ट डिस्टेंसिंग की तरफ लेके जाना। अब चूंकि जो अभी दिन चल रहे हैं ये मामूली नहीं है, ये इसलिए गैर मामूली है कि ईद के दिन है, 2-4 दिन इसमें रह गए हैं। तो मेरी अपील है आवाम से कि वो सब्र और तहम्मुल से पूरा खानदान बाहर निकलने के बजाय अगर बहुत जरूरी है तो फिर एक फैमिली मेंबर जाए और वो तमाम की शॉपिंग अगर आप ऑनलाइन नहीं करना चाहते तो कर सकते हैं। आपकी तजवीज़ भी बहुत खूबसूरत है। आपकी तजवीज़ से मैं 100% एग्री करता हूँ, लेकिन शायद आवाम ये तजावीज़ समझ नहीं पाएगी क्योंकि मार्केट्स आपने ओपन किया, आपने देखा कितनी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया, कितनी हिफाजती तदाबीर SOPs पर अमल किया गया। SOPs की धज्जियाँ भी खेली गई हैं। और मेरा ख्याल अब ईद का त्यौहार आ रहा है, ये तो वैसे ही गले मिले बगैर मुकम्मल नहीं होता है। तो मुझे नहीं लगता कि वो सोशल डिस्टेंसिंग जो है उस पर अमल हो पाएगा। अगर ऐसा होता है और फिर साथ में सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद कह चुकी है कि लाहौर मुतवक्के एपी सेंटर होगा कोरोना वायरस का, खुसूसन पंजाब के अंदर, अगर ये होता है तो फिर महकमा सेहत के लिए, हुकूमत पंजाब के लिए कितना चैलेंजिंग हो जाएगा? देखिए, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि लाहौर एपी सेंटर होगा नहीं, लाहौर एपी सेंटर बन चुका है। अभी आप पूरे पंजाब भर के केसेस एक साइड पे और एक शहर के केसेस एक साइड पे। तो हम आवाम से अपील कर रहे हैं कि जिस तरह आप लोगों ने मुसाफिया करने से अपने आप को बाज रखा, इसी तरह ईद ना मिलना अब एक दूसरे पे एहसान होगा, ज्यादा मोहब्बत का इजहार होगा कि हम अपने प्यारों की केयर करते हैं, दैट्स व्हाई हम उनसे ईद नहीं मिल रहे। और इसी तरह स्पेशली अपने बच्चों और बुजुर्गों के लिए ज्यादा प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने की जरूरत है। देखिए, गवर्नमेंट जो भी सहूलतें दे रही है वो अवाम को आसानियां देने के लिए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी जिंदगियों को खतरे में डालें। तो मेरी तमाम पाकिस्तानियों से अपील है कि ये ईद वाहिद अपने नौयत की पहली ईद शायद हम अपनी जिंदगी में देख रहे हैं कि जिसमें मैसेज हम रिवर्स वाले दे रहे हैं कि आप लोगों के घरों में मत जाएं। पहले मैसेज होता था कि जाएं, मिले, सबको बगल गिरो, लेकिन इसमें हम जितनी केयर करेंगे अपनी और अपने प्यारों की, उतना ही हम लोगों पे भी एहसान करेंगे और अपने ऊपर भी। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि ईद के बाद क्या फिर से मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज़ ज़ेरे गौर है? देखिए, ये सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। और बिल्कुल अगर लोग, देखिए अभी तो ईद में 2-4 दिन रह गए, अगर लोग अपनी मूवमेंट को महदूद नहीं करेंगे तो फिर हम इस ऑप्शन पे जा सकते हैं और ये उस वक्त का नंबर और फिगर भी बताएगा।
और ये इस दफा का जो लॉकडाउन होगा अगर मुकम्मल भी हुआ तो उन इलाकों में ही होगा जहाँ पे कोरोना पेशेंट है। लेकिन मेरी राय में अगर मुकम्मल लॉकडाउन अवामी रवैये से मशरूत है तो फिर तो मेरा ख्याल है कि आपको बिला सोचे समझे मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ चले जाना चाहिए, अगर ये अवामी रद्द-ए-अमल से मशरूत है, क्योंकि अवाम तो बिल्कुल केयरलेसनेस का मुजाहरा कर रही। देखिए इसमें बहुत सारे पहलू हैं, सिर्फ अवामी रद्द-ए-अमल भी है, उसमें आपके ग्राउंड रियलिटी से मुराद आपके उस वक्त के स्टैटिक्स क्या है, फिगर्स क्या हैं, और फिर पूरी दुनिया का जो ट्रेंड है उसको भी देखा जाएगा। देखिए मैं जो अर्ज कर रही हूँ वो ये कि नाउ दिस इज द टाइम कि इसमें WHO ने भी आपको 2 साल का अरसा बता दिया है, 1.5 साल मिनिमम है, तो हमें जिंदगी को आगे बढ़ाना है, रोजमर्रा मामूलाते जिंदगी भी करने हैं लेकिन एहतियात के साथ। और ये एहतियात इसका सबसे पहला बेनिफिशियरी आप खुद हैं, आपकी अपनी जान है, फिर आपके प्यारों की जान है। तो इसलिए मेरी अपील है कि ये ईद सिंप्लिसिटी के साथ गुजारें, अपने आप को टाइम दें। शायद ये कुदरत हमसे चाह रही थी कि इतने कमर्शियल दौर में जब दुनिया डिजिटल हो गई और इंसान मशीन बन गया और हम अपनी जात को भी टाइम नहीं दे पा रहे थे, तो अल्लाह ने मौका दिया कि हम ना सिर्फ अपने आप को, अपनी इमीडिएट फैमिली को, उन रिश्तों को जो अल्लाह ने इसलिए पैदा किए कि हम एक दूसरे के साथ रहें, एक दूसरे को टाइम दें। तो बाकी सारी चीजें तो इंसानियत कर रही थी लेकिन ना अपने आप को टाइम दे रही थी ना अपने प्यारों को। तो इसलिए हमें जो अच्छा, आप तो वैसे टाइम दे दे के लोग थक गए हैं मुसर्रत साहबा। एक बात और बताइएगा कि रात 10 बजे छतों पर अज़ान मग़फ़िरत सुनाई देती थी, अब छतों पर अज़ान मग़फ़िरत देने वाले बाज़ारों में शॉपिंग में मसरूफ़ हैं, तो ज़रा बता दीजिएगा अवामी एतबार से भी कि इस वक्त कोरोना वायरस क्या ख़त्म हो चुका है, क्योंकि तासुर यह है कि लोग समझ रहे हैं कोरोना वायरस ख़त्म हो गया है, जब उनको बताया जाता है वो कहते हैं कि आपने कोरोना देखा है। तो ज़रा पब्लिक के लिए बता दीजिएगा कि कोरोना वायरस का ख़तरा भी बरकरार है और पंजाब हुकूमत ने ये जो नरमियाँ की हैं कोरोना ख़त्म होने पर नहीं की, बल्कि इसकी वजह कुछ और है। जी बिल्कुल रेहान, लेकिन मैं आपके चैनल पे रोजाना 10 बजे अज़ान मग़फ़िरत सुनती हूँ। आप लोगों ने बिल्कुल इस सिलसिले को नहीं तोड़ा, इसके लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। पूरे मुल्क में जहाँ जहाँ बैठे हुए लोग सुनते होंगे तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। आप लोगों ने इस एक्सरसाइज को नहीं तोड़ा, सो आई अप्रिशिएट इट। लेकिन जो अगली इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोरोना नहीं गया। मैं बड़े दुख के साथ ये बताऊँ कि मेरी अपनी कोलीग शाहीन रजा चीमा, शी वाज फ्रॉम गुजरांवाला, आज उनकी डेथ कोरोना से हुई है। और आप यकीन करें कि वो, मैं तो उनको इसलिए शहीद कहूंगी कि वो फ्रंट लाइन ऑफ सोल्जर डॉक्टर्स के साथ और पैरामेडिक्स के साथ और अपने जिलाई इंतजामिया के साथ हर वक्त उनके शाना बिशाना लोगों को रिलीफ देने में, मास्क डिस्ट्रीब्यूट करने में, और कोरोना की जो रिलीफ कमेटी थी वो उसकी भी उधर गुजरांवाला की मेंबर थी। तो शी वर्क वेरी हार्ड और जामे शहादत नोश किया। तो ये लम्हा फिक्रिया है सब लोगों के लिए जो समझ रहे हैं, कोरोना को सीरियस नहीं ले रहे। कोरोना अपनी पूरी शाद मद के साथ मौजूद है। हमने एहतियाती तदाबीर के साथ आगे बढ़ना, अपने रोजमर्रा मामूलाते जिंदगी भी निभाने हैं, गुजार रहे हैं, लेकिन एहतियात का दामन नहीं छोड़ना। और जो लोग ये समझ रहे हैं वो बहुत बड़ी गलत फहमी का शिकार है कि कोरोना नहीं है या हर्ड इम्यूनिटी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर एज ग्रुप को कोरोना इम्पैक्ट कर रहा है और हर एज ग्रुप को हिट कर रहा है। तो इसलिए खुदारा अपनी और अपने प्यारों की जिंदगी की हिफाजत करें और प्रिकॉशनरी मेजर्स को हर सूरत फॉलो करें। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया मुसर्रत साहब आपके वक्त के लिए। तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा मौजूद थी, गुफ्तगू आपने सुनी। बॉटम लाइन यही है कि कोरोना का खतरा अभी कम नहीं हुआ है, कोरोना वायरस अपनी जगह पर मौजूद है, वो अपने वार जारी रखे हुए है। अब आवाम पर है कि वो एहतियाती तदाबीर अपनाती है, एहतियात करती है या फिर कोरोना वायरस को घर लेकर जाती है। यहाँ एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, एक तो एक तरफ कोरोना के वार तेज़ हो रहे हैं तो दूसरी तरफ जो सियासी जुमलेबाजी है और सियासी वार हैं वो भी तेज़ होते चले जा रहे हैं। ये सियासी गहमा गहमी क्या है, ये सियासत में एकदम से क्यों गर्मी आ गई है, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। मुल्क में कोरोना वायरस के सबब जहां कारोबारी मईशत और मामलाते जिंदगी को ब्रेक लगी है, वहीं सियासी महाजराई और एहतसाब का अमल बिला तातुल जारी है। हालिया दिनों में हुकूमती वज़रा की जानिब से टारगेटेड स्ट्राइक्स और अपोजिशन के जवाबी वार का लामुतनाही सिलसिला शुरू हो चुका है। हुकूमती वज़रा की तोपों का रुख कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब है। मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर ताज़ा दम होकर शहबाज शरीफ के खिलाफ एक बार फिर सफारा है और उनके ख्याल में अब की बार उनके पास शहबाज शरीफ की तमाम टीटीज के सबूत मौजूद हैं। स्पेसिफिक जवाब खुद शहबाज शरीफ साहब की तरफ से नहीं आया। अदालत में तो आपने जवाब देना है किसी एक आम मुल्ज़िम की तरह भी, लेकिन उससे पहले आपके ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन है। आप अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं सो कॉल्ड, आपको अवाम के सामने भी जवाब देना है। जो 97 में एहतसाब ब्यूरो का एक्ट था आपके दौरे हुकूमत में बना, बाद में 99 में उसमें कुछ अमेंडमेंट्स हुई और वो नैब ऑर्डिनेंस की सूरत में आ गया। दोनों सेक्शंस एक ही थे,
जो रकम आपके पास होती है, आपके बैंक अकाउंट्स में जमा होती है, उसका जवाब आपने देना होता है। मुआविन खुसूसी को भी अपने एसेट्स डिक्लेयर करने चाहिए, यानी यहाँ भी शान पटक होनी चाहिए। और हुकूमती वज़रा बहुत सारे मुआविन खुसूसी को PTI के कैंप्स में शामिल होने वाले बहुत सारे लोगों को नहीं जानते हैं, ये गुलाम सरवर खान कह रहे हैं। उधर वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद के मुताबिक अब शहबाज शरीफ बैरून मुल्क नहीं जा पाएंगे और उनका नाम ECL में डाल दिया जाएगा। शेख रशीद का दावा है कि 31 जुलाई से पहले नैब दोनों जानिब झाड़ू फेरेगी। आपने बड़ी धुआंधार गुफ्तगू फरमाई है। भाई नहीं जा रहे तो अच्छी बात है, वैसे भी तुम्हें कोई बाहर जाने नहीं देगा, वैसे भी ECL के लिए आप ऑन लिस्ट है। मैंने ये कहा है कि 31 जुलाई तक बाहर जो नैब है झाड़ू फेरेगा और इसमें दोनों तरफ फेरेगा। नैब के आर्डिनेंस में तरमीम इतनी जल्दी नहीं आ रही और अगर सियासत में कोई चैलेंज नहीं है इमरान खान। शेख रशीद का दावा किस कदर दुरुस्त साबित होता है ये तो वक्त ही बताएगा। दूसरी जानिब गुज़श्ता दिनों एक निजी टीवी चैनल पर एंकर पर्सन आसमा शिराजी को इंटरव्यू में शहबाज शरीफ ने कहा है कि मसाइल का हल शफाफ और आज़ादाना इंतखाबात में, जिसके रद्द-ए-अमल में वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज का कहना था कि शहबाज शरीफ महज आपसे बचने के लिए इंतखाबात चाहता है। इस वक्त तहरीक इंसाफ हुकूमत के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जनाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की पुरस्रार आइसोलेशन मुअम्मा बनी हुई है। शहबाज शरीफ इन दिनों कहाँ मसरूफ़ है? पाकिस्तानियों को कोरोना वायरस से बचाने का आज़म लिए दरियाओं, सहराओं, पहाड़ों और समंदरों का सीना चीर कर पहुँचने वाले कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ क्वारंटाइन से बाहर क्यों नहीं आ रहे? रेकुजेशन पर असम्बली इजलास बुलाते हैं मगर फिर खुद ही तशरीफ नहीं लाते। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की दीद को तरसती हुक्मरान जमात को कहना पड़ता है कि तमाम रात क़यामत का इंतज़ार किया, गज़ब किया, तेरे वादे पे एतबार किया। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर रोज़ फाइलें छानते हैं, साल हर साल पुराने केसेस और नित नए सबूत लाते हैं कि शायद कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ किसी रद्द-ए-अमल का मुज़ाहिरा करे, कोई जवाबी वार करे, कहीं कोई ख़बर आए, बात आगे बढ़े, मगर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शायद किसी और महाज पर है। क्या कोई शतरंज की चाल चल रहा है? किसी मोहरे की तलाश में है? वो नए इंतखाबात का मुतालबा क्यों कर रहे हैं? क्या वाकई सियासी उफ़क़ पर कोई नया महाज खोलने की तैयारी है? कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का मानी खेज सुकूत और चंद सवालात हुकूमत को बेचैन कर रहे हैं। और दूसरी जानिब क्या हुकूमत नैब के बुलावों, नए नए केसेस और सियासी बड़कों के जरिए ऑपोजिशन को दबाव में लाना चाहती है, ऑपोजिशन जमातों को दबाव में लाना चाहती है? क्या हुकूमत का दबाव 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड जैसे कानूनी मामलात पर नून लीग की हिमायत हासिल करने के लिए भी है? इसी मामले पर बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा सेनेटर परवेज़ रशीद हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया परवेज़ रशीद साहब आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर रोज़ रोज़ नए नए केसेस का हवाला देते हैं और फिर नए TTs की सबूत लेकर वो सामने आ गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ से जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ इसका कुछ जवाब देंगे, वो जवाब नहीं दे रहे हैं किसी जगह पर। क्या जवाब है नहीं या फिर ऑपोजिशन जवाब देना नहीं चाहती है? खान साहब की सख्त का वतीरा रहा है कि वो मीडिया ट्रक कर, इससे पहले जो इल्जाम को लगाते रहे और कौल उनके सबूत भी उनके पास मौजूद थे, मुझे बताइए क्या किसी एक इल्जाम को आज तक वो किसी में पेश करने के काबिल हुए हैं? उन्होंने कहा था कि मुझे अरब रुपए की बदनवानी होती है, क्या वो मुकदमा अदालत में चलाया? शहबाज शरीफ साहब बिजली के कारखाने लगा, शहबाज शरीफ साहब ने क्या कोई मुकदमा मेट्रो में सिक्योरिटी कमीशन का, बिजली के कारखाने में सिक्योरिटी का कोई मुकदमा? तो ये मीडिया ट्रायल है, कोई चार कागज लेके बैठते हैं और जो मर्जी आप कहते रहें। जब ये अदालतों में चलें तब उनके जवाब देने का मतलब ये है कि पहले तो आप आधा वक्त उनकी तशहीर जो है वो खुद उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर दी, फिर हम जवाब देना शुरू कर दें, दोबारा उन्हीं इल्जाम को दोहराना शुरू कर दें, एक बहस में उलझ जाएं। इनसे कहिए शहजाद अकबर साहब से कि इब्राहिम मेहरबानी आप अपने ये सारे एविडेंसेस लेके अदालतों में जाएं और अपना रिकॉर्ड बताएं कि पिछले 2 साल में जो पाकिस्तान के कौमी खजाने की रकम खर्च की है बैनुल-अक़वामी दौरे करने में, बैनुल-अक़वामी जो तफ्तीश थी उसके लिए जो अखराजात इन्होंने किए हैं और फिर जो अदालतों में इन्होंने अखराजात किए, उसका नतीजा क्या निकला है? क्या किसी में किसी मुल्ज़म को
ये सजा तलवा सकें, बल्कि हर मुकदमा जो है जब वो हाई कोर्ट की सतह पे आता है तो उस मुकदमे का खोखलापन जो है वो हाई कोर्ट खोल के रख देती है और इन्हें मुंह की खानी पड़ती है। बिल्कुल ठीक है। तो परवेज रशीद साहब, अभी जो नैब की तरफ से बुलावे आ रहे हैं या नए केसेस की बात हो रही है, शाहिद खान अब्बासी साहब को फिर से बुलावा हो, मिफ्ता इस्माइल साहब को बुलाया गया है या शहबाज शरीफ साहब को बार बार बुलाया जा रहा है, तो इसका मकसद हुकूमत की तरफ से ऑपोजिशन पर दबाव डालकर कोई 18वीं तरमीम के मामले पर या NFC अवार्ड के मामले पर हिमायत हासिल करना है? ये सिलेक्टेड विक्टिमाइजेशन है, सिलेक्टेड विक्टिमाइजेशन जिसे अकाउंटेबिलिटी कहते हैं, उसको दुनिया की नजर में सिलेक्टेड विक्टिमाइजेशन कहते हैं। अकाउंटेबिलिटी तब होती कि अगर यही सलूक जिस तरीके से खाकान को जेल में रखा गया है, हमजा शहबाज शरीफ को जेल में रखा गया, साद को, मिफ्ता इस्माइल को, शहबाज साहब को, मरियम को, नवाज शरीफ साहब को, इसी तरीके से चीनी में जिन लोगों का नाम आया था चीनी के स्कैंडल में, उनको जेल में रखा जाता। सुना है ईद से पहले रिपोर्ट आ रही है चीनी स्कैंडल पे भी। रिपोर्ट आएगी, जेल में कोई नहीं जाएगा। ये मैं आपको अभी कह रहा हूँ, एक प्रोग्राम में कह रहा हूँ, क्योंकि आधे तो उनमें से वजीर हैं इनके। क्या इन्होंने किसी को वजारत से हटाया? जैसे इन्होंने इस्लामाबाद के मेयर को हटा दिया कि हमने तफ्तीश करनी है, क्या किसी को चीनी स्कैंडल में इन्होंने वजारत से हटाया है जो इनके वजीरों के नाम आए हैं? उसमें आटे में नाम आए, दवाइयों के स्कैंडल में नाम आए। मुझे बताइए, नवाज शरीफ साहब की 3 हुकूमतें, पहले वजीर आजम की हुकूमत, दूसरे वजीर आजम की हुकूमत, तीसरे वजीर आजम की हुकूमत, मुझे बताइए कोई एक स्कैंडल इस तरह का हो जिस तरह का दवाइयों का स्कैंडल इनका है? कोई एक स्कैंडल इस तरह का हो जिस तरह BRT का स्कैंडल है इनका? कोई एक स्कैंडल हो जो ये बिलियन ट्रीज वाला मौजूद है इनका? कोई एक स्कैंडल हो आटे चीनी का जिस तरह का इनका स्कैंडल मौजूद? लेकिन उसके बावजूद हमारे पे इल्जाम और ये हुकूमत में बैठे हुए, तो ये सिलेक्टेड विक्टिमाइजेशन है जो एहतसाब के नाम पर की जा रही। परवेज रशीद साहब, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है सर। कायदे हिस्ब इख्तलाफ ने कहा है कि सोल्यूशन लाइज इन फ्रेश एंड फेयर इलेक्शंस, फ्री इलेक्शंस कराए जाए फिर से। तो आपको लग रहा है कि आइंदा आने वाले 6 माह के अंदर कोई नया सियासी महाज खुलने वाला है, या पावर कॉरिडोर्स के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की फिर से कोई इस बारे में मुशावरत हो रही है, बात हो रही है? इसके लिए हमें किसी पावर कॉरिडोर जाने की जरूरत नहीं, ना ही किसी को जाना चाहिए। इसमें स्ट्रीट पावर जो है वो अपना किरदार है, क्योंकि गलियों में बेचैनी है, इक्तिसादी बदहाली है, जारी है, और मुल्की सलामती का सवाल जो है इस इक्तिसादी बदहाली के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये ताकत है जो नए इंतखाबात के लिए इन्हें मजबूर नहीं, लेकिन परवेज रशीद साहब, उस स्ट्रीट पावर को चैनलाइज करने वाला भी तो कोई दिखाई नहीं देता, कि लोगों में आकर उनके मसाइल सुनने वाला, उनको एड्रेस करने वाला या उनको ओरिएंट करने वाला उस तरफ पब्लिक के साथ भी तो दिखाई नहीं दे रही। ऑपोजिशन भी हो बेशक, हम पार्लियामेंट के अंदर किरदार अदा करेंगे और पार्लियामेंट के अंदर से जो आवाज आएगी वो व्यक्तियों की जज्बात की तर्जुमान, और यकीनन इन्हें उसके सामने झुकना पड़ेगा, सिर्फ जाना पड़ेगा, क्योंकि इनसे वो टारगेट पूरे नहीं हुए जो पिछले साल के लिए इन्होंने मुकर्रर किए थे, वो भी पूरे नहीं हुए, जो इस साल के लिए मुकर्रर किए थे वो भी पूरे नहीं हुए। जो हुकूमतें टैक्स वसूल नहीं कर सकती हैं वो हुकूमत करने का हक वो देती हैं, क्योंकि ये टैक्स भी वसूल नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये हुकूमत करने का हक जो है वो खो बैठे। और फिर ये तो आए भी जिस तरीके से थे वो भी पूरी दुनिया के सामने है। लिहाजा इनका चल चलाव का वक्त शुरू होने वाला है। अगर ये कोरोना का मामला ना आता तो शायद जो काम 6 महीने बाद होना है वो आजकल के दिनों में हो रहा होता। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया परवेज रशीद साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा सेनेटर परवेज रशीद हमारे साथ मौजूद, और वो कह रहे हैं कि जो काम आइंदा 6 माह के अंदर होने वाला है, अगर कोरोना क्राइसिस ना होता, कोरोना का मामला ना होता, तो इन दिनों में उस तरफ हालात जा रहे होते। बारकैफ
क्या होता है आइंदा आने वाले 4, 5, 6 माह तक, ये तो वक्त ही बताएगा। क्या शहबाज शरीफ साहब गिरफ्तार होते हैं, नाम ECL में डाला जाता है, या फिर चाल कुछ और चली जा रही है? ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक। हम इस मोर्चे से किस तरह इनकार कर सकते हैं कि पाकिस्तान नुज़ूल कुरान लैलतुल क़द्र की बाबरकत सातों में 27 रमज़ान मुबारक यानी 1366 मुताबिक 14 अगस्त 1947 को वजूद में आया, और यकीनन ये अल्लाह तबारक व तआला का मुसलमानान बर्रे सग़ीर के लिए एक अजीम तोहफे से कम नहीं है। यूँ ये ममलिकत खुदादाद कहलाई, रियासत मदीना के बाद ये दूसरी इस्लामी नज़रियात ममलिकत है जो मार्ज़ वजूद में आई। ज़हूर पाकिस्तान का ये अजीम दिन जुमअतुल मुबारक और शब कद्र जो हज़ारों महीनों से बेहतर है, महज इत्तफाक नहीं है बल्कि खालिक व मालिक कायनात की इस अजीम हिकमत अमली का हिस्सा है, जिससे रमज़ान, कुरान और पाकिस्तान की नस्बत और ताल्लुक़ का पता चलता है। ये शब इबादत पाकिस्तान की सादत पर और यौम जुमअतुल विदा इस ममलिकत खुदादाद की अज़मत पर दलालत करती है। रमज़ान और कुरान इस्तेहकाम पाकिस्तान के ज़ामिन और आज़ादी के मुहाफ़िज़ हैं। आज आज़ादी की इस नेमत का एहसास इसलिए भी ज़्यादा है कि इस वक्त भारत में मुस्लिम अक़लियतें एक बार फिर निशाने पर हैं। भारतीय जनता पार्टी यानी BJP और RSS के गुंडों ने मुसलमानों पर ज़मीन तंग कर दी है। बात अब महज जुमले कसने, लान तान करने और गालियां देने यानी मेंटल टॉर्चर से कहीं आगे बढ़ चुकी है। भारत भर में सख्त लॉकडाउन और कड़ी बंदिशों के बावजूद कोरोना वायरस पर काबू नहीं पाया जा रहा है। ये कोरोना वायरस काबू में नहीं आ रहा है। भारत में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद 1 लाख से तजावुज़ कर चुकी है, जबकि 3000 से ज़ायद अफराद की मौत वाक़ई हो चुकी है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को अपनी नाकिस पॉलिसियों के बायस शदीद तनकीद का सामना है, मगर भारतीय वज़ीर आज़म और उनकी जमात से यह तनकीद हज़म नहीं हो रही और कोरोना वायरस से होने वाले नुकसान का सारा मलबा मुसलमानों पर डाला जा रहा है। इस नफरत अंगेज़ हिकमत अमली का आगाज़ तबलीगी जमात के अरकान में कोरोना के केसेस की तस्दीक के बाद हुआ, जब पूरे भारत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत की नई लहर चली, जिसके दौरान मुताद्दिद मुसलमानों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया और मुस्लिम दुकानदारों से सामान ना खरीदने की अपील भी की गई। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय रियासत मगरबी बंगाल के इलाके में भारतीय जनता पार्टी यानी BJP और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के गुंडों ने कोरोना की आड़ में मुसलमानों का जीना दोभर कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक इंतहा पसंदों ने अशियाए ज़रूरिया की खरीदारी के लिए बाहर निकलने वाले चंद मुस्लिम नौजवानों को यह कहकर तशद्दुद का निशाना बनाया कि उनकी आबादी में 5 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है। इसके बावजूद वो लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करते हुए बाहर क्यों घूम रहे हैं? इंतहा पसंदों की जानिब से मुस्लिम नौजवानों को तशद्दुद का निशाना बनाने के साथ इल्ज़ाम लगाया गया कि वो जानबूझकर हिंदू आबादी में कोरोना वायरस फैला रहे हैं। वाक़े के बाद इंतहा पसंद लीडरों ने मजीद इश्ताल अंगेज़ बयानात दिए, जिसके बाद इलाके में फसादात फूट पड़े और बड़ी तादाद में इंतहा पसंदों ने मुस्लिम आबादी पर हमला कर दिया। इस दौरान मुतादिद घरों और दुकानों को आग लगा दी गई। वाक़े के बाद इलाके में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है, ताब मुसलमानों के लिए ज़िंदगी अजीरन हो गई है और उनके लिए रमज़ान में ज़रूरी सामान की खरीदारी मुश्किल बना दी गई है। शरपसंद मुसलमानों को देखकर कोरोना की आवाज़ें कसी जा रही हैं। अमरीकी कमीशन बराए आलमी मजहबी आज़ादी भारत को अक़लियतों के लिए ख़तरनाक मुल्क करार देते हुए उसे ब्लैक लिस्ट करने की सफ़ चुका है। ज़रूरत सब्र की है कि आलमी तंजीमें भारत में अक़लियतों के इस्तेहसाल का नोटिस लें और उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। ये तो था आज का दस्तक। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह।